क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपका इतना करीबी इंसान अचानक धोखा क्यों दे देता है? या फिर कोई दोस्त जो हमेशा साथ देता था, एक दिन जलन से आपके खिलाफ क्यों हो जाता है? कभी ऐसा लगा कि कोई आपके चेहरे पर मुस्कुरा रहा है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको गिराने की प्लानिंग कर रहा है? सवाल ये नहीं है कि लोग क्यों बदल जाते हैं, सवाल ये है, क्या आप इंसानों की असली फितरत को समझते हैं? सदियों से इंसान खुद को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक सच्चाई है, इंसान तर्क से नहीं, भावनाओं से चलता है। हम मानते हैं कि हम सोच समझकर फैसले लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर फैसले हमारे डर, लालच, ईगो और भावनाओं के गुलाम होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर इसी कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। यह किताब बताती है कि क्यों लोग झूठ बोलते हैं, कैसे वे मासूम दिखते हुए भी चालाक होते हैं और कैसे आप इस सब को पहचान सकते हैं अगर आप इंसानों की अंदरूनी प्रकृति को समझ लें। इस वीडियो में हम जानेंगे द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की 7 सबसे ताकतवर लॉज जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, लीडर हो, बिजनेसमैन हो या एक आम इंसान जो रिश्तों में समझदारी चाहता है, हर लॉ के साथ हम बताएंगे एक कहानी, एक एग्जाम्पल और वो एक्शन स्टेप्स जिनसे आप इन लॉज को अपनी जिंदगी में उतार सकें। तो तैयार हो जाइए इंसानों के चेहरे के पीछे छिपे असली चेहरे को पहचानने के लिए। लॉ 1, भावनाओं की गुलामी से आजादी। आप कितनी बार सोचते हैं कि आपने कोई फैसला सोच समझ कर लिया है, लेकिन बाद में पछतावा होता है? क्या आपने कभी इम्पल्सिवली किसी को जवाब दे दिया और बात बिगड़ गई? क्या आपने कभी किसी इंसान से सिर्फ एक वाइब के आधार पर नफरत या मोहब्बत कर ली? अगर हाँ, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपके फैसले तर्क से नहीं, भावनाओं से संचालित हो रहे हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं, लेकिन असल में हम अपनी भावनाओं के गुलाम हैं। सबसे पहले इस सच को मानिए, आप, मैं, हम सब इरेशनल हैं। हम मानते हैं कि हम लॉजिकल सोचते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस ये साबित कर चुका है कि हमारे दिमाग के ज्यादातर हिस्से इमोशंस से पहले एक्टिवेट होते हैं, फिर हम उन्हें लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कोई नया फोन खरीदना चाहते हैं। आप खुद से कहते हैं, मुझे इसकी जरूरत है, ये बैटरी अच्छी है, कैमरा भी अच्छा है। पर असल में डिसीजन पहले हो चुका है, इमोशनल डिजायर, ब्रांड इमेज या सोशल वैलिडेशन के कारण। आपका दिमाग फिर लॉजिक के जरिए अपने फैसले को सही ठहराता है। रॉबर्ट ग्रीन इतिहास के बहुत से उदाहरणों से इस लॉ को समझाते हैं। एक उदाहरण है जूलियस सीजर का। सीजर ने अपनी जिंदगी भर चालाकी और रणनीति से राज किया, लेकिन उसके आखिरी फैसले इरेशनल इमोशंस से भरे हुए थे। उसे यकीन था कि उसका दोस्त ब्रूटस कभी धोखा नहीं देगा। उसे अपने अविनाशी होने का घमंड था। उसने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और नतीजा, ब्रूटस समेत कई दोस्तों ने उसे चाकू मारकर मार डाला। सीख, जब हम अपनी भावनाओं से अंधे हो जाते हैं, तब हम सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। हमारे दिमाग में 2 सिस्टम होते हैं। सिस्टम 1 फास्ट थिंकिंग, इमोशनल, इंस्टिंक्टिव। सिस्टम 2 स्लो थिंकिंग, रैशनल, एनालिटिकल। जब भी कोई ट्रिगर होता है, डर, गुस्सा, अपमान, सिस्टम 1 तुरंत एक्टिव हो जाता है। सिस्टम 2 को एक्टिव होने में टाइम लगता है और तब तक हम अक्सर गलत कदम उठा चुके होते हैं। उदाहरण, किसी ने आप पर सोशल मीडिया में कटाक्ष कर दिया, आप गुस्से में आकर जवाब दे देते हैं, बाद में पछताते हैं। रवि एक ऑफिस में काम करता था। वह मेहनती और शांत स्वभाव का था। एक दिन बॉस ने मीटिंग में उसकी पब्लिक क्रिटिसिज्म कर दी। रवि को बहुत अपमान महसूस हुआ। उसने बिना सोचे समझे गुस्से में बॉस से बहस कर ली और बाहर निकलते ही इस्तीफा लिख डाला। बाद में उसे एहसास हुआ कि वो प्रमोशन के कगार पर था। इमोशन के वश में आकर उसने जो फैसला लिया, वो उसकी जिंदगी बदल गया, गलत दिशा में। कुछ संकेत जो बताते हैं कि आप इरेशनल हो रहे हैं, जब आप किसी बात पर तुरंत रिएक्ट करते हैं, जब आपकी बॉडी टेंस हो जाती है गुस्से या डर में, जब आप बार बार किसी बात को सोचकर परेशान हो रहे हैं, जब आप किसी के बारे में बिना पक्के सबूत के राय बना लेते हैं। याद रखें,
जब इमोशन हाई होता है तो इंटेलिजेंस लो हो जाती है। खुद को कैसे बचाएं? ऑब्जर्व बिफोर रिएक्ट। कोई आपको उकसाए, इंसल्ट करे या प्रेज करे, तुरंत रिएक्ट मत करें। खुद से कहें ये उसकी बात है, मैं अपना रुख बाद में तय करूंगा। डिले द रिएक्शन। इमोशंस टेम्परेरी होते हैं। खुद से कहें 24 घंटे बाद सोचूंगा, आप देखेंगे कि प्रतिक्रिया बदल गई होगी। इमोशनल ट्रिगर लिस्ट बनाएं। सोचिए किन बातों से आप सबसे ज्यादा इरेशनल हो जाते हैं। इंसल्ट, इग्नोर किया जाना, कंपैरिजन। इस लिस्ट को देखकर आप अवेयर रहेंगे। डीप ब्रीदिंग और जर्नलिंग। जब भावनाएं भड़के, सांस लें और लिखें, मैं क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों। ये अभ्यास आपको सेल्फ अवेयरनेस देगा। किताबें पढ़ें, माइंडफुलनेस सीखें। जैसे जैसे आप खुद को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, आपकी इमोशनल मास्टरी बढ़ती है। दूसरों की इरेशनैलिटी को समझें। खुद को कैसे बचाएं? ऑब्जर्व बिफोर रिएक्ट। कोई आपको उकसाए, इंसल्ट करे या प्रेज करे, तुरंत रिएक्ट मत करें। खुद से कहें ये उसकी बात है, मैं अपना रुख बाद में तय करूंगा। डिले द रिएक्शन। इमोशंस टेम्परेरी होते हैं। खुद से कहें 24 घंटे बाद सोचूंगा, आप देखेंगे कि प्रतिक्रिया बदल गई होगी। इमोशनल ट्रिगर लिस्ट बनाएं। सोचिए किन बातों से आप सबसे ज्यादा इरेशनल हो जाते हैं। इंसल्ट, इग्नोर किया जाना, कंपैरिजन। इस लिस्ट को देखकर आप अवेयर रहेंगे। डीप ब्रीदिंग और जर्नलिंग। जब भावनाएं भड़के, सांस लें और लिखें, मैं क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों। ये अभ्यास आपको सेल्फ अवेयरनेस देगा। किताबें पढ़ें, माइंडफुलनेस सीखें। जैसे जैसे आप खुद को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, आपकी इमोशनल मास्टरी बढ़ती है। दूसरों की इरेशनैलिटी को समझें। ये लॉ सिर्फ खुद पर लागू नहीं होता। जब आप दूसरों को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे लोग डिसीजंस फीलिंग्स से लेते हैं, लोग अपनी इनसिक्योरिटीज छुपाने के लिए गुस्सा करते हैं, लोग दूसरों को ब्लेम करके खुद को बेहतर महसूस करते हैं। इसलिए लोगों की इरेशनैलिटी से नाराज होने के बजाय उसे समझिए। इससे एम्पैथी बढ़ेगी, समझदारी से रिलेशंस संभाल पाएंगे। असली आजादी क्या है? सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, जब हम ऑब्जर्व करते हैं, कंट्रोल करते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, रैशनैलिटी इज नॉट अ पावर यू आर बोर्न विथ, इट इज अ स्किल यू डेवलप थ्रू अवेयरनेस एंड एफर्ट। लॉ 2। हर इंसान खुद से प्यार करता है, लेकिन कब ये खतरनाक बन जाता है। नार्सिसिज्म सिर्फ दूसरों की समस्या नहीं है, ये आपकी भी है। जब हम नार्सिसिस्ट शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक घमंडी, खुदपरस्त, अहंकारी इंसान की छवि बनती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप भी थोड़े बहुत नार्सिसिस्ट हैं? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, We are all narcissists. Some of us are better at hiding it than others. हर इंसान चाहता है लोग उसे पसंद करें, उसकी तारीफ हो, वो स्पेशल महसूस करे, उसे कोई न नकारे। ये इंसानी फितरत है। लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाती है, तब इंसान अंधा हो जाता है। उसे सिर्फ अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, दूसरों की फीलिंग्स नहीं। हर इंसान बचपन में अटेंशन और लव चाहता है। अगर बचपन में किसी को ज्यादा पैम्परिंग मिला या उसे हर चीज में खास बनाकर रखा गया, तो उसमें ये भावना विकसित होती है, मैं अलग हूँ, मैं खास हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ। दूसरी ओर अगर किसी को बिल्कुल भी प्यार या अटेंशन नहीं मिला, तो वो इंटरनल वर्ल्ड में चला जाता है और वहाँ खुद को भगवान बना लेता है। यानी नार्सिसिज्म दो तरफ से जन्म ले सकता है, ओवर लव से, नो लव से। नार्सिसिस्ट की पहचान कैसे करें? 6 संकेत। हर बातचीत में खुद की बात घुसा देना। आपने कुछ बताया, वो तुरंत बोलेगा, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तारीफ की भूख। वो तब तक बेचैन रहता है जब तक उसे कोई वैलिडेशन न दे। क्रिटिसिज्म सहन नहीं कर पाता, हल्की सी आलोचना भी उसे दुश्मनी जैसी लगती है।
एम्पैथी की कमी, वो दूसरों की भावनाएं नहीं समझता या फिर अनदेखी करता। वो अपनी तारीफ करवाने या कंट्रोल पाने के लिए दूसरों की फीलिंग्स का इस्तेमाल करता है। छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेना या खुद को कभी गलत न मानना। नील एक बहुत ही कैरिस्मेटिक इंसान था। लोग उससे खिंचे चले आते थे। राहुल उसका सबसे अच्छा दोस्त था। शुरू में नील बहुत केयरिंग लगा, लेकिन धीरे धीरे राहुल ने नोटिस किया हर बात नील के बारे में होती थी। जब राहुल को किसी चीज में सक्सेस मिली, नील चुप हो गया। एक बार राहुल ने उसे जेंटली एडवाइस दी तो नील ने हफ्तों बात नहीं की। धीरे धीरे राहुल को समझ आया कि नील सिर्फ दूसरों को यूज करता है, तारीफ पाने और सुपीरियर महसूस करने के लिए। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार नार्सिसिज्म एक स्पेक्ट्रम है। लो लेवल नार्सिसिस्ट्स, ये लोग भी खुद से प्यार करते हैं, पर उन्हें दूसरों की फीलिंग्स की समझ होती है। हाई लेवल नार्सिसिस्ट्स, ये खुद को सुपीरियर मानते हैं और दूसरों को सिर्फ उपयोग की चीज समझते हैं। डीप नार्सिसिस्ट्स, ये पूरी तरह दूसरों से डिस्कनेक्टेड होते हैं। न एम्पैथी न रियलिटी। हेल्थी नार्सिसिज्म क्या है? हर इंसान को एक हेल्थी लेवल का नार्सिसिज्म चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ। हेल्थी नार्सिसिज्म आपको इंस्पायर करता है कुछ बड़ा करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए। सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेशन में अंतर है। हेल्थी नार्सिसिज्म कहता है मैं काबिल हूँ, लेकिन मुझे दूसरों से भी कुछ सीखना है। खुद को नार्सिसिज्म से कैसे बचाएं? दूसरों की बातें ध्यान से सुने। हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए। हर बातचीत में खुद को हाईलाइट करने के बजाय गहराई से सुने, समझें। फीडबैक लेना सीखें। कोई अगर आपकी आलोचना करता है तो ईगो हर्ट मत करें। सोचिए क्या उसमें सच्चाई है? क्या मैं सीख सकता हूँ? स्पॉटलाइट इफेक्ट से बाहर आएं। आपको लगता है कि सब लोग आपको देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, पर सच ये है कि हर इंसान अपने ही बारे में सोच रहा है। रिलैक्स करें, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं, जर्नलिंग करें। आज मैं किस बात पर सबसे ज्यादा रिएक्ट किया, क्यों? मेडिटेशन से अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करें। तारीफ से इंटॉक्सिकेटेड मत हो। लोग आपकी तारीफ करें, ये अच्छा है, पर उस पर डिपेंड मत हो जाइए। सेल्फ वैलिडेशन सबसे ताकतवर वैलिडेशन होती है। दूसरों के नार्सिसिज्म को कैसे हैंडल करें? अगर आपके आसपास कोई नार्सिसिस्ट है, उनसे बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट मत रखें। बाउंड्रीज सेट करें। उनकी तारीफ की आदत को समझें, लेकिन कंट्रोल न देने दें। हमेशा अपने सेल्फ वर्थ को याद रखें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अंडरस्टैंड द नार्सिसिस्ट्स अराउंड यू, लर्न टू स्पॉट देयर साइंस, देन यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड इवन इन्फ्लुएंस देम। 3 लोग नकाब क्यों पहनते हैं? रोल प्लेइंग की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग अक्सर जो दिखते हैं वो होते नहीं? हर कोई समाज में एक रोल निभा रहा है, चाहे वो एक अच्छा दोस्त, विनम्र सहकर्मी या आदर्श नागरिक का चेहरा क्यों न हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम लोगों की बातों और चेहरे पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जबकि सच्चाई कहीं और छुपी होती है। हर कोई एक्टिंग कर रहा है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर इंसान दूसरों को अपनी एक अच्छी छवि दिखाना चाहता है। कोई बॉस के सामने एक्स्ट्रा मेहनती बनता है, कोई क्रश के सामने एक्स्ट्रा स्वीट। ये सब एक साइकोलॉजिकल शील्ड है ताकि लोग उन्हें पसंद करें, रिजेक्ट न करें और वो अपने फायदे बना सकें। ग्रीन इसे सोशल मास्क कहते हैं और ये हर इंसान पहनता है। एग्जाम्पल, मोहित ऑफिस में सबका पसंदीदा बन गया था। वो सभी से प्यार से बात करता, काम में मदद करता और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी दिखाता। लेकिन जब प्रमोशन का मौका आया तो उसी ने सबसे पहले अपने साथी की बुराई कर HR को मेल कर दी। लोग चौंक गए, लेकिन असल में मोहित का मास्क हट गया।
वो सिर्फ अपनी छवि बना रहा था, असलियत कुछ और थी। हम क्यों मास्क पहनते हैं? हर इंसान रिजेक्शन से डरता है, इसलिए वो अपनी असली फीलिंग्स को छुपाकर एक परफेक्ट वर्जन दिखाने की कोशिश करता है। बचपन से ही हम सिखाए जाते हैं, अच्छा बनो, मुस्कुराओ, सबको खुश रखो। धीरे धीरे ये रोल प्लेइंग हमारी आदत बन जाती है। लेकिन कई बार ये रोल प्लेइंग इतनी गहरी हो जाती है कि हम खुद भी भूल जाते हैं कि हमारी असली सोच क्या है। लोगों को समझने की असली कला। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ ये मत सुनो कि लोग क्या कहते हैं, ये देखो कि वो क्या करते हैं। किसी के एक्शंस, बॉडी लैंग्वेज, आईज और साइलेंस में भी बहुत कुछ छुपा होता है। ग्रीन सलाह देते हैं, ऑब्जर्व द गैप्स बिटवीन व्हाट पीपल से एंड व्हाट दे डू। लो 3 लोग नकाब क्यों पहनते हैं? रोल प्लेइंग की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग अक्सर जो दिखते हैं वो होते नहीं? हर कोई समाज में एक रोल निभा रहा है, चाहे वो एक अच्छा दोस्त, विनम्र सहकर्मी या आदर्श नागरिक का चेहरा क्यों न हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम लोगों की बातों और चेहरे पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जबकि सच्चाई कहीं और छुपी होती है। हर कोई एक्टिंग कर रहा है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर इंसान दूसरों को अपनी एक अच्छी छवि दिखाना चाहता है। कोई बॉस के सामने एक्स्ट्रा मेहनती बनता है, कोई क्रश के सामने एक्स्ट्रा स्वीट। ये सब एक साइकोलॉजिकल शील्ड है ताकि लोग उन्हें पसंद करें, रिजेक्ट न करें और वो अपने फायदे बना सकें। ग्रीन इसे सोशल मास्क कहते हैं और ये हर इंसान पहनता है। एग्जाम्पल, मोहित ऑफिस में सबका पसंदीदा बन गया था। वो सभी से प्यार से बात करता, काम में मदद करता और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी दिखाता। लेकिन जब प्रमोशन का मौका आया तो उसी ने सबसे पहले अपने साथी की बुराई कर HR को मेल कर दी। लोग चौंक गए, लेकिन असल में मोहित का मास्क हट गया। वो सिर्फ अपनी छवि बना रहा था, असलियत कुछ और थी। हम क्यों मास्क पहनते हैं? हर इंसान रिजेक्शन से डरता है, इसलिए वो अपनी असली फीलिंग्स को छुपाकर एक परफेक्ट वर्जन दिखाने की कोशिश करता है। बचपन से ही हम सिखाए जाते हैं, अच्छा बनो, मुस्कुराओ, सबको खुश रखो। धीरे धीरे ये रोल प्लेइंग हमारी आदत बन जाती है। लेकिन कई बार ये रोल प्लेइंग इतनी गहरी हो जाती है कि हम खुद भी भूल जाते हैं कि हमारी असली सोच क्या है। लोगों को समझने की असली कला। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ ये मत सुनो कि लोग क्या कहते हैं, ये देखो कि वो क्या करते हैं। किसी के एक्शंस, बॉडी लैंग्वेज, आईज और साइलेंस में भी बहुत कुछ छुपा होता है। ग्रीन सलाह देते हैं, ऑब्जर्व द गैप्स बिटवीन व्हाट पीपल से एंड व्हाट दे डू। रीमा एक बहुत समझदार लड़की थी। उसे शादी के लिए एक लड़का पसंद आया जो बहुत ही आदर्शवादी बातें करता था। वो कहता, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, मैं ईमानदारी में विश्वास करता हूँ वगैरह। शादी के बाद रीमा को पता चला कि वो कंट्रोलिंग और डिसरिस्पेक्टफुल था। असल में वो अपने लिए आइडियल हस्बैंड का रोल प्ले कर रहा था ताकि शादी पक्की हो जाए। कैसे पहचाने कि कोई नकाब में है? जो इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है वो कुछ छुपा रहा है। जो हर किसी से एक जैसी बात करता है उसमें ऑथेंटिसिटी की कमी है। जो कभी भी अपनी गलती नहीं मानता वो सिर्फ फकेड मेंटेन कर रहा है। जिसकी बातों और एक्शंस में फर्क हो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। खुद को भी देखें, क्या आप भी कोई रोल निभा रहे हैं? ये लॉ सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए भी है। क्या आप भी किसी के सामने जबरदस्ती अच्छा बनने की कोशिश करते हैं? क्या आप कभी अपने असली विचार कहने से डरते हैं?
अगर हाँ तो आप भी एक मास्क पहने हुए हैं। इसे हटाइए और खुद को वैसा ही स्वीकार कीजिए जैसा आप हैं, तभी सच्चे रिश्ते बनते हैं। करने योग्य बातें, ऑब्जर्वेशन की आदत डालें। हर किसी की बातें ध्यान से सुनें, लेकिन उससे ज्यादा देखें कि वो क्या कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी चेक करें, क्या किसी इंसान की बातें और काम एक जैसे हैं? अगर नहीं तो सतर्क हो जाएं। खुद को ऑडिट करें, दिन में 10 मिनट बैठकर सोचिए, आज मैंने कहाँ झूठा चेहरा लगाया। ये सेल्फ अवेयरनेस की पहली सीढ़ी है। ऑथेंटिक बने, हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। जो आप हैं वही दिखाइए। जो आपको नहीं समझेगा वो आपके साथ टिकेगा भी नहीं। दुनिया एक रंगमंच है और हम सब एक एक रोल निभा रहे हैं, लेकिन जो इंसान असली चेहरे पहचान लेता है वही सही डिसीजंस लेता है और सही लोगों से जुड़ता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, डोंट बी फूल्ड बाय अपीयरेंसेस, लुक बीनीथ द मास्क। लॉ 4, लोग क्या सोच रहे हैं कैसे समझें? क्या आप कभी इस उलझन में पड़े हैं कि कोई इंसान बार बार वही गलती क्यों दोहराता है? या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला असल में क्या सोच रहा है जबकि वो कह कुछ और रहा है? रॉबर्ट ग्रीन इस अध्याय में बताते हैं कि हर इंसान का एक बिहेवियरल पैटर्न होता है। अगर आप इस पैटर्न को पहचान लें तो आप किसी के भी इरादे और भविष्य के फैसलों को पहले से समझ सकते हैं। हम सब की एक कंपल्सिव पैटर्न होती है। कंपल्सिव का मतलब है एक ऐसा व्यवहार जो बार बार खुद को दोहराता है, भले ही वो हानिकारक क्यों न हो। जैसे कुछ लोग बार बार टॉक्सिक रिश्तों में चले जाते हैं, कुछ बार बार गलत डिसीजंस लेते हैं और कुछ हर बार गुस्से से चीजें बिगाड़ देते हैं। ये सब उनके बचपन, अनुभवों और पर्सनालिटी से जुड़ा होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पीपल नेवर डू समथिंग जस्ट वंस, दे फॉलो पैटर्न्स। इसका मतलब ये नहीं कि लोग बदल नहीं सकते, बल्कि ये है कि जब तक वे खुद से नहीं टकराते तब तक उनका व्यवहार एक ही दिशा में चलता है, कंपल्सिवली। एग्जाम्पल, राजीव हर जगह एक जैसा बर्ताव करता था। नया ऑफिस, नया बॉस, नए सहकर्मी, पर फिर भी वही झगड़े, वही शिकायतें, वही गलतफहमियां। हर बार वह कहता, दूसरे लोग ही समझदार नहीं हैं। असल में राजीव का अपना बिहेवियर पैटर्न था जो उसे हर बार एक ही प्रॉब्लम की तरफ ले जाता था। उसे खुद की कंपल्सिव नेचर का एहसास ही नहीं था। लोगों को उनके पैटर्न से पहचानो, उनके शब्दों से नहीं। रॉबर्ट ग्रीन की ये लॉ हमें सिखाती है कि अगर आप किसी के असली चेहरे को देखना चाहते हैं तो उनकी बातों पर नहीं, उनके रिपीटेड एक्शंस पर ध्यान दीजिए। वो बार बार किस इमोशन में डूबता है, गुस्सा, डर, जलन या इनसिक्योरिटी? वो किस तरह की बातें अवॉइड करता है? वो किस तरह के लोगों को बार बार अट्रैक्ट करता है? जब आप किसी के इन बिहेवियरल लूप्स को पकड़ लेते हैं तो आप उनके फ्यूचर बिहेवियर को भी सही सी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। समीरा को एक लड़का पसंद आया, अमन। अमन बहुत चार्मिंग और केयरिंग था, लेकिन समीरा की एक दोस्त ने उसे चेतावनी दी, वो हर लड़की के साथ शुरू में ऐसा ही करता है। समीरा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन 2 महीने में ही वही हुआ। अमन का ध्यान कम होने लगा, बातें बदलने लगीं और फिर एक दिन वो गायब हो गया। समीरा को समझ आया, अमन का ये पैटर्न है। वो कमिटमेंट से डरता है और हर नए रिश्ते में कुछ हफ्ते बहुत अच्छा होता है, फिर वही भागना। पैटर्न को समझना क्यों जरूरी है? गलत लोगों से बचने के लिए जो इंसान बार बार दूसरों को ब्लेम करता है वो भविष्य में आपको भी ब्लेम करेगा। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए जब आप किसी के रिपीटेड ट्रिगर्स को जानते हैं तो आप उनके साथ बेहतर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अपने विकास के लिए जब आप खुद की पैटर्न्स को पहचानते हैं तभी आप उनसे बाहर निकल सकते हैं।
कैसे पहचाने कि किसी का बिहेवियर कंपल्सिव है? बार बार एक जैसी प्रॉब्लम में फंसना, चाहे रिश्ता हो या काम, हर बार वही शिकायत। इमोशनल रिएक्शंस का एक पैटर्न होना, हमेशा नाराज हो जाना, हमेशा खुद को पीड़ित मानना। विचारों की रिजिडिटी, दुनिया कभी नहीं बदलेगी, मैं हमेशा गलतफहमी का शिकार होता हूँ, ऐसे सोच वाले लोग स्टक होते हैं। उनकी लैंग्वेज में क्लूज मिलते हैं, मैं हमेशा अकेला पड़ जाता हूँ, लोग मुझसे जलते हैं, ये फ्रेजेस रेपिटेटिव माइंडसेट को दर्शाते हैं। खुद की कंपल्सिव पैटर्न्स को कैसे पहचानें? सेल्फ जर्नलिंग करें, हर दिन खुद से पूछें, मैंने आज कौन से इमोशन को रिपीट किया? क्या ये रिएक्शन मेरे पुराने रिएक्शंस जैसा था? अपने ट्रिगर्स पहचानें, किस बात पर आप हमेशा डिफेंसिव हो जाते हैं? अपने दोस्तों या भरोसेमंद लोगों से फीडबैक लें, वो आपको आपके ब्लाइंड स्पॉट्स दिखा सकते हैं। एक्शन पॉइंट्स, लोगों को ऑब्जर्व करें, जज नहीं। पहले कुछ इंटरैक्शंस में ही किसी को पहचानने की कोशिश मत करें। ऑब्जर्व करें कि वो लंबे समय तक कैसे बिहेव करते हैं। बिहेवियरल हिस्ट्री पर ध्यान दें, क्या वो इंसान पहले भी बार बार जॉब चेंज करता है या बार बार एक ही तरह की प्रॉब्लम में फंसता है? इंपल्स कंट्रोल बढ़ाइए, खुद को ये हैबिट डालिए कि किसी सिचुएशन में रिएक्ट करने से पहले 10 सेकंड रुकें, सोचें, क्या ये मेरा पुराना पैटर्न है? एम्पैथी बनाए रखें, हर किसी के पीछे कोई कहानी होती है। हम सब अपने अपने ज़ख्मों के गुलाम हैं, लेकिन अवेयरनेस ही पहला कदम है हीलिंग का। हर इंसान का बिहेवियर कुछ पुराने इमोशनल एक्सपीरियंसेस से बना होता है। अगर आप उनके पैटर्न को पढ़ना सीख गए, तो आप उनके दिमाग में झांकना भी सीख जाएंगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, डोंट बी फूल्ड बाय द सरफेस, पीपल रिपीट देमसेल्व्स, लर्न देयर पैटर्न्स एंड यू विल नो देयर फ्यूचर। लॉ 5, अपने भीतर की छिपी इच्छाओं और लालच को पहचाने। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी और की सफलता देखकर बेचैन हो जाते हैं? या जब किसी के पास कुछ अच्छा होता है तो आपके मन में एक अजीब सी जलन या खिंचाव पैदा होता है? यही है कॉवेटसनेस, वो छिपी हुई इच्छा जो हमारे भीतर बैठी रहती है और चुपचाप हमें चलाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ये लॉ आपको अपने भीतर और दूसरों के अंदर छिपी लालसा, कॉवेटसनेस, को समझने की ताकत देता है। अगर आप इसे पहचानना और नियंत्रित करना सीख गए, तो आप खुद को भी बेहतर बना सकते हैं और दूसरों की साइकोलॉजी भी समझ सकते हैं। कॉवेटसनेस क्या है? कॉवेटसनेस का मतलब है किसी ऐसी चीज की तीव्र इच्छा जो आपके पास नहीं है, लेकिन दूसरों के पास है। ये कोई जरूरी नहीं कि भौतिक चीज हो, ये हो सकता है किसी की तारीफ, अटेंशन, इन्फ्लुएंस या स्टेटस। ये इच्छा धीरे धीरे हमारे व्यवहार को शेप करती है और हमें एक्शंस लेने पर मजबूर करती है, जो अक्सर डिस्ट्रक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल, आरव एक साधारण सा लड़का था, लेकिन जब उसने अपने पुराने दोस्त को एक बड़ी गाड़ी में देखा तो उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हुई। आरव ने खुद को समझाया कि मुझे भी सक्सेस चाहिए, लेकिन असल में वो सक्सेस नहीं चाहता था, वो चाहता था वही चीज जो उसके दोस्त के पास है। उसकी इच्छाएं अब कंपैरिजन और जेलसी से बनने लगीं और उसने गलत रास्ते पकड़ लिए। लोग क्यों कॉवेट करते हैं? ग्रीन बताते हैं कि हमारे मन की इच्छाएं अक्सर अनदेखी और अनकही होती हैं। हम खुद भी ये नहीं समझते कि हमें क्या चाहिए, पर जब हम किसी और को कुछ पाते हुए देखते हैं जो हमें नहीं मिला, तब हमारे अंदर एक वॉइड, खालीपन एक्टिवेट हो जाता है। ये वॉइड भरने की कोशिश में हम एक्सेसिव एम्बिशन दिखाते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दिखावा करने लगते हैं और अपने रियल पाथ से भटक जाते हैं। कॉवेटस बिहेवियर के संकेत, आप दूसरों की चीजों से ज्यादा इंस्पायर नहीं, इरिटेट होते हैं। आप साइलेंटली कंपेयर करते हैं, उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं? आप चाहते हैं कि लोग आपको नोटिस करें, सराहें।
आप फेक या सुपरफिशियल चॉइसेस लेने लगते हैं दिखावे के लिए। नेहा एक सफल इलस्ट्रेटर थी। उसका काम अच्छा चल रहा था, क्लाइंट भी खुश थे। फिर एक दिन उसने सोशल मीडिया पर देखा कि उसी फील्ड की एक दूसरी लड़की को एक बड़ा अवार्ड मिला है। नेहा को इंस्टेंट गुस्सा आया। उसका काम तो इतना भी अच्छा नहीं था। वो जलन में आ गई और अब उसका पूरा फोकस दूसरों को पछाड़ने पर चला गया, न कि अपने काम को बेहतर करने पर। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब हम कॉवेट करने लगते हैं तो हम अपना असली मिशन भूल जाते हैं। हम दूसरों की सक्सेस को देखकर रिएक्ट करने लगते हैं इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू आवर ओन वैल्यूज। कॉवेटसनेस से खुद को कैसे बचाएं? अपनी असली इच्छा को पहचानिए। क्या आप सच में राइटर बनना चाहते हैं या सिर्फ बेस्ट सेलिंग ऑथर की तरह दिखना चाहते हैं? ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें। हर दिन अपने पास की 3 चीजों के लिए आभार प्रकट करें। ये आपके मन को बाहर से अंदर की ओर ले जाएगा। दूसरों की सफलता से इंस्पायर हो, जेलस नहीं। जब आप कंपेयर करते हैं तो आप कमजोर होते हैं। जब आप इंस्पायर होते हैं तो आप ग्रो करते हैं। अपने कोर वैल्यूज लिखें। मैं क्यों ये काम कर रहा हूँ? मुझे क्या इंटरनली संतुष्टि देता है? इससे आप कॉफ्टस डिस्ट्रैक्शंस से बचे रहेंगे। एक्शन पॉइंट्स, करने योग्य कदम। सोशल मीडिया डिटॉक्स करें। हफ्ते में एक दिन किसी भी प्लेटफॉर्म पर दूसरों की सक्सेस स्टोरीज से दूरी बनाएं। इससे कंपैरिजन से छुटकारा मिलेगा। डिजायर ऑडिट करें। अपने आप से पूछिए, मैं जो चाहता हूँ वो मेरी सच्ची जरूरत है या दूसरों को देखकर बनी है? दूसरों को ओपनली अप्रिशिएट करें। किसी की सक्सेस देखकर अगर जलन हो तो उन्हें कॉन्शियसली बधाई दीजिए। ये आपके भीतर की नेगेटिविटी को हील करेगा। इनर स्कोर कार्ड अपनाएं। खुद को दूसरों की नजरों से नहीं, अपने वैल्यूज और ग्रोथ से जज करें। कॉवेटसनेस एक छिपा हुआ जहर है जो न सिर्फ हमारी पीस को खा जाता है बल्कि हमारी प्रोडक्टिविटी को भी। लॉ 6, अपने भीतर के अंधेरे को पहचानो। क्या कभी आपने खुद को सोचते हुए पकड़ा है, मुझसे ये कैसे हो गया? या फिर किसी की गलती पर बहुत तेज गुस्सा आ गया, लेकिन बाद में लगा शायद मेरे अंदर भी यही कमी है। रॉबर्ट ग्रीन इस कानून में कहते हैं कि हम सबके अंदर एक शैडो होती है, एक अंधेरा हिस्सा जो छिपा हुआ होता है। ये शैडो हमारे उन पहलुओं से बना होता है जिन्हें हम स्वीकार नहीं करना चाहते, जैसे हमारा गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, डर या कमजोरी। शैडो क्या है? शैडो का मतलब है वो हिस्सा जो हमारे अंदर है लेकिन जिसे हम छुपा लेते हैं या खुद से भी स्वीकार नहीं करते। ये हमारे बचपन के अनुभवों, समाज के दबाव और हमारे खुद के डिफेंस मैकेनिज्म्स से बनता है। जब हमें सिखाया गया कि गुस्सा मत करो तो हमने अपना गुस्सा दबा दिया। जब कहा गया मत रो, कमजोर मत बनो, तो हमने अपना दर्द छुपा लिया। और धीरे धीरे इन सब भावनाओं ने एक छाया, शैडो बना ली जो आज भी हमारे डिसीजंस और रिएक्शंस को सीक्रेटली इन्फ्लुएंस करती है। एग्जाम्पल, राहुल हमेशा बहुत शांत, विनम्र और हेल्पफुल दिखता था, पर जब कोई उसकी तारीफ नहीं करता था तो वो भीतर ही भीतर जलता था। एक दिन जब उसके जूनियर को क्रेडिट मिल गया तो वो फूट पड़ा, गुस्से से, तानों से, कटाक्ष से। राहुल खुद हैरान था, मैंने ऐसा क्यों किया? असल में वो शैडो थी, सालों से दबी हुई चाह और वैलिडेशन की भूख जो अचानक बाहर आ गई। शैडो कैसे बनती है? बचपन में रिप्रेस की गई इमोशंस से। अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते, लड़के नहीं रोते, तू तो कमजोर है। ऐसे वाक्य हमारे इमोशंस को दबाते हैं। समाज की एक्सपेक्टेशंस से, सक्सेस के पीछे भागने का दबाव, परफेक्ट दिखने की होड़, खुद को आइडियल दिखाने की कोशिश से। जब हम बार बार खुद को अच्छा, सही, शांत, परफेक्ट दिखाना चाहते हैं तब शैडो और गहराती है। लॉ 6, अपने भीतर के अंधेरे को पहचानो। क्या कभी आपने खुद को सोचते हुए पकड़ा है, मुझसे ये कैसे हो गया? या फिर किसी की गलती पर बहुत तेज गुस्सा आ गया, लेकिन बाद में लगा
शायद मेरे अंदर भी यही कमी है। रॉबर्ट ग्रीन इस कानून में कहते हैं कि हम सबके अंदर एक शैडो होती है, एक अंधेरा हिस्सा जो छिपा हुआ होता है। ये शैडो हमारे उन पहलुओं से बना होता है जिन्हें हम स्वीकार नहीं करना चाहते, जैसे हमारा गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, डर या कमजोरी। शैडो क्या है? शैडो का मतलब है वो हिस्सा जो हमारे अंदर है लेकिन जिसे हम छुपा लेते हैं या खुद से भी स्वीकार नहीं करते। ये हमारे बचपन के अनुभवों, समाज के दबाव और हमारे खुद के डिफेंस मैकेनिज्म्स से बनता है। जब हमें सिखाया गया कि गुस्सा मत करो तो हमने अपना गुस्सा दबा दिया। जब कहा गया मत रो, कमजोर मत बनो तो हमने अपना दर्द छुपा लिया। और धीरे धीरे इन सब भावनाओं ने एक छाया, शैडो बना ली जो आज भी हमारे डिसीजंस और रिएक्शंस को सीक्रेटली इन्फ्लुएंस करती है। एग्जाम्पल, राहुल हमेशा बहुत शांत, विनम्र और हेल्पफुल दिखता था, पर जब कोई उसकी तारीफ नहीं करता था तो वो भीतर ही भीतर जलता था। एक दिन जब उसके जूनियर को क्रेडिट मिल गया तो वो फूट पड़ा, गुस्से से, तानों से, कटाक्ष से। राहुल खुद हैरान था, मैंने ऐसा क्यों किया? असल में वो शैडो थी, सालों से दबी हुई चाह और वैलिडेशन की भूख जो अचानक बाहर आ गई। शैडो कैसे बनती है? बचपन में रिप्रेस की गई इमोशंस से। अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते, लड़के नहीं रोते, तू तो कमजोर है। ऐसे वाक्य हमारे इमोशंस को दबाते हैं। समाज की एक्सपेक्टेशंस से, सक्सेस के पीछे भागने का दबाव, परफेक्ट दिखने की होड़, खुद को आइडियल दिखाने की कोशिश से। जब हम बार बार खुद को अच्छा, सही, शांत, परफेक्ट दिखाना चाहते हैं तब शैडो और गहराती है। शैडो के लक्षण क्या हैं? बार बार दूसरों की गलतियों पर बहुत गुस्सा आना, किसी स्पेसिफिक टाइप के इंसान से बिना कारण नफरत होना, हिपोक्रेसी, खुद वही काम करना जो हम दूसरों में नापसंद करते हैं, इमोशनल आउटबर्स्ट्स, छोटी बातों पर अचानक ज्यादा रिएक्ट करना। प्रिया को हमेशा से लगता था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन है। वो कभी रोती नहीं थी, कभी अपनी प्रॉब्लम किसी से नहीं कहती थी। एक दिन उसका रिश्ता टूट गया और वो डिप्रेशन में चली गई। जब थेरेपिस्ट ने उससे पूछा, क्या आपने कभी खुद को डरपोक या कमजोर महसूस किया? प्रिया ने कहा, नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। असल में वो डर, वो कमजोरी उसकी शैडो बन चुकी थी। और जब वो दबा हुआ हिस्सा बाहर निकला तो उसने उसे तोड़ दिया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, You must learn to see through people's masks and understand their true nature. That includes your own. इसका मतलब है हमें सिर्फ दूसरों की शैडो नहीं बल्कि अपनी शैडो को भी पहचानना सीखना होगा। शैडो को पहचानने और स्वीकारने के फायदे, इमोशनल फ्रीडम। जब आप अपनी सप्रेस्ड फीलिंग्स को पहचानते हैं तो आप गिल्ट से मुक्त हो जाते हैं। सेल्फ कंट्रोल, आप इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं। डीप रिलेशनशिप्स, आप दूसरों की वीकनेसेस को बेटर समझ पाते हैं। पर्सनल ग्रोथ, शैडो को इंटीग्रेट करना मतलब है अपने अंदर की पूरी ताकत को अपनाना। शैडो को पहचानने के तरीके, प्रोजेक्शन को पहचानिए। जब आप किसी और के बिहेवियर से परेशान होते हैं, सोचिए, क्या ये बात मुझ में भी कहीं है? ट्रिगर पॉइंट्स को ऑब्जर्व कीजिए, किन सिचुएशंस में आप डिस्प्रपोर्शनेटली रिएक्ट करते हैं। जर्नलिंग, मुझे किस चीज पर शर्म आती है? मैं क्या कभी किसी से छुपाता हूं? ऐसे सवालों से शैडो बाहर आती है। मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, रोज 10 मिनट खुद से कनेक्ट कीजिए जजमेंट के बिना। एक्शन पॉइंट्स, करने योग्य कदम, डेली रिफ्लेक्शन, दिन के अंत में सोचिए, आज मैंने किन इमोशंस को सप्रेस किया, आज किस बात ने मुझे इरिटेट किया और क्यों। इनर चाइल्ड से बात कीजिए, अपने अंदर के डरे हुए, रिजेक्टेड बच्चे से पूछिए, तू क्या महसूस कर रहा है। ये हीलिंग की शुरुआत होती है। मिरर वर्क, शीशे में खुद से आंखें मिलाकर कहिए,
मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, अपने अच्छे और बुरे दोनों रूपों में। क्रिएटिविटी से शैडो को चैनल कीजिए। शैडो को आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, डांस के जरिए बाहर लाना हीलिंग में मदद करता है। रॉबर्ट ग्रीन का वार्निंग, इग्नोरिंग योर डार्क साइड डज नॉट मेक इट डिसअपियर, इट ग्रोज इन स्ट्रेंथ, वेटिंग फॉर द मोमेंट टू सरफेस। अगर आप अपनी शैडो से भागते हैं तो वो और गहरी और खतरनाक बन जाती है, लेकिन अगर आप उसे स्वीकार कर लेते हैं तो वही शैडो आपकी ताकत बन जाती है। शैडो को पहचानना मुश्किल है, दर्दनाक भी है, लेकिन यही सेल्फ मास्टरी का पहला कदम है। जब आप अपनी शैडो के साथ शांति बना लेते हैं तभी आप असली आजादी का अनुभव करते हैं। लॉ 7, लोगों की भावनाओं को समझें और उन्हें दिशा दें। आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा है जो जैसे ही कमरे में आता है सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, या फिर वह व्यक्ति जो केवल कुछ शब्दों से माहौल बदल देता है, लोगों को प्रेरित करता है और उन्हें एक्शन में लाता है? क्या आपने सोचा है कि ये लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं? यह सब होता है द लॉ ऑफ जनरेशनल इन्फ्लुएंस से, जो कहता है कि हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझकर उन्हें सही दिशा दे सकते हैं। इस कानून को समझकर हम अपनी लीडरशिप स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, दूसरों को सही मार्ग दिखा सकते हैं और समाज में प्रभावी बन सकते हैं। What is generational influence? जेनरेशनल इन्फ्लुएंस का मतलब है हमारा व्यवहार और प्रतिक्रियाएं उस समय, समाज और स्थिति के प्रभाव से बनती हैं जिनमें हम रहते हैं। हर पीढ़ी, समाज और व्यक्ति की अपनी एक अलग इमोशनल और साइकोलॉजिकल जरूरतें होती हैं। जब हम ये समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति या समूह किस मानसिकता में है, तब हम उनकी भावनाओं को सही दिशा में प्रभावित कर सकते हैं। साधारण शब्दों में, हम सभी एक जैसी सोच और भावनाओं के साथ नहीं जीते। हर पीढ़ी के अनुभव, जरूरतें और आकांक्षाएं अलग होती हैं। अगर हम इन भावनाओं को सही से समझ लें तो हम दूसरों से अच्छे संबंध बना सकते हैं, उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकते हैं और प्रभावशाली बन सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए अरुण एक कंपनी में काम करता है। उसकी टीम में कुछ युवा लोग और कुछ पुराने कर्मचारी हैं। एक दिन कंपनी में बदलाव आया और नए एम्प्लॉयीज को जोश से काम करने के लिए कहा गया, जबकि पुराने कर्मचारियों को धीरे धीरे बदलाव स्वीकार करने के लिए बोला गया। लेकिन समस्या ये थी कि पुराने कर्मचारी बदलाव को लेकर डर और चिंता महसूस कर रहे थे, जबकि युवा कर्मचारी नए बदलाव को लेकर उत्साहित थे। अरुण ने महसूस किया कि इन दोनों समूहों की मानसिकता और भावनाएं अलग हैं। इसी कारण उसने पुराने कर्मचारियों के लिए थोड़ी और समझदारी से अप्रोच अपनाई, उन्हें बदलाव के फायदों को समझाया और उन्हें अपनी नजरिए से कुछ सुझाव दिए। युवा कर्मचारियों के साथ अरुण ने अधिक सकारात्मक ऊर्जा और मोटिवेशन की बातें की, जिससे वे बदलाव में और भी जुड़ गए। इसने टीम को एक साथ जोड़ा और दोनों वर्गों को एक साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। Why people react differently across generations? हर पीढ़ी के अपने अनुभव होते हैं जो उनकी सोच और कार्यों को प्रभावित करते हैं। ओल्डर जनरेशन, पुरानी पीढ़ी, वे अधिक स्थिर और व्यवस्थित होते हैं। उन्होंने पुराने तरीकों को अपनाया और अपने समय के अनुभवों से सीखा। उनका नजरिया थोड़ा कंजर्वेटिव हो सकता है। यंगर जनरेशन, नई पीढ़ी, वे ज्यादा स्वतंत्र, तकनीकी रूप से savvy और परिवर्तन के लिए तैयार होते हैं। उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने की अधिक आजादी होती है। वे बदलाव को जल्दी अपनाते हैं और नई सोच के साथ आते हैं। तीनों के अनुभव, आकांक्षाएं और ख्वाहिशें अलग होती हैं, इसलिए उनका प्रतिक्रियाओं का तरीका भी भिन्न होता है। ऋतु एक मैनेजर थी और उसे नई टीम को संभालने का मौका मिला। उसकी टीम में कुछ युवा और कुछ अनुभवी लोग थे।
ऋतु ने बहुत ध्यान से अपने कर्मचारियों की भावनाओं को समझा। युवाओं को उत्साहित करने के लिए उसने टीम को नए इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया। वहीं पुराने कर्मचारियों के लिए उसने एक मीटिंग आयोजित की जिसमें उन्हें बदलाव को धीरे धीरे समझने और अपने पुराने अनुभवों को साझा करने का मौका दिया। यह बात उन्हें एक रिस्पेक्ट का एहसास दिलाती थी। ऋतु ने दोनों समूहों के बीच समझ और सामंजस्य बनाया और दोनों वर्गों के योगदान को महत्व दिया। इसने टीम में संतुलन और सहयोग का माहौल बनाया जो अंततः कंपनी की सफलता का कारण बना। हाउ टू यूज द लॉ ऑफ जनरेशनल इन्फ्लुएंस टू योर एडवांटेज। अंडरस्टैंड इमोशनल नीड्स। भावनाओं की जरूरत को समझें। हर पीढ़ी की अलग अलग भावनात्मक जरूरतें होती हैं। पुराने लोग स्थिरता और सुरक्षा चाहते हैं, जबकि युवा लोग नई चीजों के लिए तैयार रहते हैं। दोनों की जरूरतों को समझकर आप दोनों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। अडैप्ट टू द सिचुएशन। स्थिति के अनुसार ढलना। हर स्थिति में एक ही प्रकार का दृष्टिकोण काम नहीं करता। अगर आप किसी नई पीढ़ी के सदस्य से बात कर रहे हैं तो उन्हें नई संभावनाओं और विचारों के बारे में बताएं। अगर आप पुराने पीढ़ी के सदस्य से बात कर रहे हैं तो उनकी अनुभवों और पारंपरिक सोच का सम्मान करें। बैलेंस चेंज विथ ट्रेडिशन। परंपरा और बदलाव का संतुलन बनाएं। अगर आप बदलाव ला रहे हैं तो पुराने सिद्धांतों और परंपराओं का भी सम्मान करें। युवाओं को प्रेरित करें, लेकिन पुराने लोगों को धीरे धीरे परिवर्तन की ओर ले जाएं। ऐसा करने से आप दोनों पीढ़ियों के बीच सामंजस्य बनाए रख सकते हैं। एक्शनेबल इंसाइट्स। करने योग्य कदम। किसी भी टीम में शामिल होने से पहले उनके मानसिकता को समझें। इससे आप जान पाएंगे कि किसे ज्यादा एनकरेजमेंट की जरूरत है और किसे थोड़ा ज्यादा समझाने की। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। हर पीढ़ी के पास अपनी दृष्टि और भावनाएं हैं। उन्हें सही दिशा में प्रेरित करें, लेकिन उनके दृष्टिकोण का भी सम्मान करें। मोटिवेशन के अलग अलग तरीके अपनाएं। युवाओं को तकनीकी नए दृष्टिकोण से प्रेरित करें, जबकि पुराने कर्मचारियों को समझाइए कि कैसे वे अपनी अनुभवों को बदलाव के साथ जोड़ सकते हैं। द लॉ ऑफ जनरेशनल इन्फ्लुएंस हमें यह सिखाता है कि हर पीढ़ी की अपनी भावनाएं और जरूरतें होती हैं जो उनके विचार और कार्यों को प्रभावित करती हैं। अगर हम इन भावनाओं को समझते हुए दूसरों को सही दिशा में प्रेरित करें तो हम अपने समाज और कार्यस्थल में अधिक प्रभावी हो सकते हैं। हमारे समाज में बदलाव लाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी सोच को हर पीढ़ी की भावनाओं और जरूरतों के हिसाब से ढालें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसे प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने इस कानून से क्या सीखा और क्या आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। अब अगली बार फिर मिलेंगे जहां हम बात करेंगे एक और दिलचस्प और प्रेरक कानून के बारे में। तब तक के लिए ध्यान रखें, हमेशा अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देने की कोशिश करें। धन्यवाद और खुद को बेहतर बनाते रहिए। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे मोटिवेटेड।